बरसों पुराने एक हवेली की कहानी है। शहर से दूर जंगलों के बीच खड़ी थी रायगढ़ हवेली। लोग कहते थे कि वहां आधी रात को अजीब रोशनी दिखाई देती है और हवेली से किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती है। कई लोग वहां जाने की हिम्मत करते, लेकिन सुबह तक लौटकर कोई नहीं आता। इसी बीच कॉलेज का एक लड़का अर्नव, जो इतिहास का छात्र था, उसको अपनी लाइब्रेरी की एक पुरानी किताब में एक खत मिला। खत पर लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो रायगढ़ हवेली आओ, मेरे मौत का राज सिर्फ वही मिलेगा। खत 1947 का था और सबसे हैरानी की बात, खत पर अर्नव के ही परिवार का नाम लिखा था। अर्नव हैरान था, मेरे परिवार का क्या रिश्ता हो सकता है इस हवेली से। उस रात अर्नव ने ठान लिया कि वह रायगढ़ हवेली जरूर जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देना। हर शब्द उसके दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। वह सोच रहा था, 1947, इतने साल पहले लिखा गया खत, और इसमें हमारे परिवार का नाम। आखिर इसमें सच्चाई क्या है? अगली ही रात उसने अपने दोस्त राघव को सारी बात बताई। राघव पहले तो डर गया, पागल है क्या? रायगढ़ हवेली? लोग कहते हैं वहां से कोई वापस नहीं आया। हम क्यों जान जोखिम में डाले? लेकिन अर्नव जिद पर अड़ा रहा। अगर हमारे परिवार का कोई रहस्य है तो मुझे जानना ही होगा। आखिरकार राघव भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने रात का इंतजार किया। आधी रात होते ही वे टॉर्च और बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के बीच जैसे जैसे वे बढ़ रहे थे, माहौल बदल रहा था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं मानो किसी की फुसफुसाहट हो। राघव डरते हुए बोला, अर्नव, ये सही नहीं है, मुझे अजीब सी आहटें सुनाई दे रही है। अर्नव ने उसकी बात नजरअंदाज की और आगे बढ़ा। आखिरकार दूर से उन्हें वो विशाल हवेली दिखाई दी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और हवेली के एक कमरे से आती हल्की सी रोशनी। दरवाजा चरमराता हुआ अपने आप खुल गया। दोनों अंदर दाखिल हुए और तभी हवा का एक तेज झोंका आया। खिड़कियां धड़ाम से बंद हो गईं। राघव घबरा गया। ये अपने आप हुआ, अर्नव, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी सीढ़ियों पर किसी के चलते हुए पायल की हल्की सी आवाज आई। दोनों ने टॉर्च उठाई और देखा कि ऊपर सीढ़ियों पर एक औरत का धुंधला सा साया खड़ा था। सीढ़ियों पर खड़ा वो धुंधला सा साया धीरे धीरे औरत की शक्ल में बदलने लगा। सफेद साड़ी, खुले बाल और पायल की छनक। राघव का गला सूख गया। अर्नव, ये औरत, ये इंसान है या? अर्नव ने साहस दिखाते हुए टॉर्च उसकी तरफ घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी वह साया अचानक गायब हो गया। हवा और तेज चलने लगी। हवेली की दीवारें कराहने लगी। दोनों डर तो गए, लेकिन पीछे हटने के बजाय ऊपर की ओर बढ़ने लगे, सीढ़ियां चढ़ते हुए। अर्नव को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह झुका और देखा, यह एक पुरानी चाबी थी। चाबी पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, मानो किसी गुप्त दरवाजे के हो। राघव घबरा कर बोला, मुझे लगता है ये चाबी उस औरत की है, इसे यही छोड़ देते हैं। लेकिन अर्नव ने चाबी उठा ली। नहीं, ये चाबी शायद इसी हवेली के रहस्य की पहली कड़ी है। तभी अचानक हवेली की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर हिलने लगी। दोनों की नजरें उसी पर टिक गईं। तस्वीर में एक राजसी परिवार खड़ा था, एक बुजुर्ग आदमी, एक औरत और उनकी छोटी बेटी। पर अजीब ये था कि तस्वीर में उस औरत का चेहरा धुंधला कर दिया गया था, मानो किसी ने जानबूझकर मिटाया हो। अर्नव ने ध्यान से देखा। नीचे नाम लिखा था, रायगढ़ हवेली के मालिक राजेंद्र प्रताप सिंह और परिवार। अर्नव के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि तस्वीर के कोने में छोटे अक्षरों में लिखा था, विशेष आभार श्री हरिशंकर वर्मा। और हरिशंकर वर्मा उसका अपना परदादा था। अर्नव तस्वीर पर जमे रह गया। परदादा यहाँ कैसे? ये हवेली से उनका क्या रिश्ता हो सकता है? राघव ने घबराकर उसका कंधा पकड़ा। मतलब तेरे परिवार का सचमुच इस हवेली से कोई जुड़ाव है, लेकिन ये सब इतने सालों तक किसी ने बताया क्यों नहीं? अर्नव सोच ही रहा था कि तभी ऊपर की मंजिल से फिर वही पायल की आवाज गूंजी। टिक टिक टिक। दोनों ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे तक पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अर्नव ने चाबी कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ ली और दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर धूंध से ढका एक पुराना कमरा था। चारों ओर जाले
टूटा हुआ फर्नीचर और बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। राघव ने फुसफुसाकर कहा, लगता है ये चाबी इसी संदूक की होगी। अर्नव ने चाबी ताले में डाली। ताला चरमराते हुए खुल गया। संदूक के अंदर कई पुरानी फाइलें, जंग लगी चिट्ठियां और एक डायरी रखी थी। अर्नव ने डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, ये मेरी आखिरी लिखाई है। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो समझ लो कि मैंने सच बताने की हिम्मत की है। मेरी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है, और इस साजिश में वर्मा परिवार का हाथ है। ये पढ़ते ही अर्नव का दिल धड़कना बंद सा हो गया। राघव हक्का बक्का रह गया। तेरे परिवार का नाम सीधा साजिश में? अर्नव के हाथ कांप रहे थे। उसने दूसरा पन्ना पलटा ही था कि अचानक खिड़की जोर से खुली और डायरी के पन्ने हवा में बिखर गए। कमरे में ठंडी हवा का तूफान सा चल पड़ा और उसी तूफान के बीच वही औरत का साया फिर से सामने आ खड़ा हुआ। इस बार वह साया सिर्फ खड़ा नहीं था बल्कि अर्नव की तरफ बढ़ रहा था। साया तेजी से अर्नव के पास आ रहा था। राघव डर कर पीछे हट गया, लेकिन अर्नव वही खड़ा रह गया। साया धीरे धीरे और साफ होने लगा। अब अर्नव को साफ दिख रहा था वह औरत, लंबी पतली काया की, आंखों में गहरी उदासी और हाथों में एक टूटा हुआ कंगन पहने थी। उसकी धीमी आवाज गूंजी, तुम वर्मा परिवार से हो? अर्नव ने कांपते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं अर्नव वर्मा हूं। लेकिन आप कौन हैं? मेरा परिवार आपके साथ क्यों जुड़ा है? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे परिवार ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस दिन मैंने सच सबके सामने लाने की कोशिश की, उसी दिन मेरी मौत हुई और मेरी मौत को हादसा बताकर दबा दिया गया। अर्नव हक्का बक्का रह गया। क्या क्या आप वही हैं जिसकी डायरी हमने अभी पढ़ी? औरत का साया सिर झुकाकर बोला, हाँ, मेरा नाम सावित्री था। मैं इस हवेली की बहू थी। राघव कांपती आवाज में बोला, लेकिन तुम्हें हमारी मदद चाहिए या तुम हमें भी? सावित्री ने उसकी बात काट दी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। वो सच दुनिया के सामने लाना होगा जो दबा दिया गया है। अर्नव ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मेरे परिवार ने कोई गलती की है तो मैं सच्चाई जरूर सामने लाऊंगा, लेकिन मुझे सब जानना होगा। सावित्री की आंखें चमक उठी। उसने कहा, तो फिर उस तहखाने तक जाना होगा जहां मेरी मौत की असली कहानी छुपी है। इतना कहकर उसका साया अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव डर के मारे कांप रहा था। तहखाना मतलब हवेली के नीचे भी कुछ है? अर्नव ने टूटी हुई खिड़की से बाहर देखा। हवेली के आंगन के बीच जमीन पर लोहे का एक ढक्कन नजर आया, जो शायद उसी तहखाने का रास्ता था। अर्नव और राघव हवेली के आंगन में पहुंचे। ठंडी हवा और चारों तरफ पसरा सन्नाटा माहौल को और डरावना बना रहा था। आंगन के बीच पड़ा लोहे का ढक्कन पुराना और जंग लगा हुआ था। राघव डरते हुए बोला, अर्नव, पक्का करना चाहता है तू? पता नहीं नीचे क्या होगा। अर्नव ने बिना जवाब दिए जोर लगाकर ढक्कन हटाया। ढक्कन खुलते ही सड़ी गली बदबू ऊपर उठी। नीचे अंधेरा था और टूटी फूटी सीढ़ियां नीचे गहराई में जाती दिख रही थी। अर्नव ने टॉर्च जलाया और बोला, यही है वो तहखाना, चलना होगा। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम के साथ अंधेरा और गहराता जा रहा था। नीचे पहुंचते ही उन्हें पत्थर की दीवारों से बना लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के दोनों तरफ पुराने लोहे के दरवाजे थे, मानो यहां कभी कैद खाने रहे हों। राघव की आवाज कांप रही थी, ये जगह ये तो जेल जैसी लग रही है। अचानक गलियारे के आखिर में टॉर्च की रोशनी किसी चीज पर पड़ी। वहां एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था जिस पर खून जैसे लाल निशान बने थे। दरवाजे पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, सावित्री। अर्नव ने चौंक कर दरवाजे को छुआ। तभी अचानक दीवारों से वही औरत की धीमी सिसकियां गूंजने लगी। यही मुझे बंद किया गया था। दोनों घबरा गए, लेकिन हिम्मत कर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देख दोनों की रूह कांप उठी। कमरे के बीचों बीच टूटा हुआ झूला, बिखरे हुए गहने और दीवार पर खून से लिखी एक पंक्ति, सच कभी दबाया नहीं जा सकता। राघव डर के मारे पीछे हट गया। ये इंसानों का काम नहीं हो सकता। लेकिन अर्नव का ध्यान कमरे के कोने में रखी एक छोटी तिजोरी पर गया। उस पर ताला लगा था और ताले पर वही निशान बने थे जो अर्नव को ऊपर मिली चाबी पर थे।
अर्नव ने चाबी ताले में डाली। ताला धीरे धीरे घूमने लगा और क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। राघव की सांसें तेज हो गईं। अंदर क्या होगा? अर्नव ने तिजोरी खोली। अंदर एक पुराना बंडल रखा था जिसमें कागजात और तस्वीरें थी। सावधानी से अर्नव ने पहला कागज निकाला। उस पर सरकारी मोहर लगी थी और ऊपर लिखा था रायगढ़ प्रॉपर्टी ट्रांसफर डीड 1947। अर्नव ने पढ़ा, इस हवेली और जमीन को वर्मा परिवार के नाम करने का दस्तावेज था, लेकिन नीचे सावित्री देवी के हस्ताक्षर थे। राघव चौंक कर बोला, मतलब ये हवेली तेरे परिवार ने उनसे छीनी थी? अर्नव का दिल जोर जोर से धड़काने लगा। लेकिन मेरी फैमिली ने कभी ये सच क्यों नहीं बताया? उसी बंडल में कुछ धुंधली तस्वीरें भी थी। एक तस्वीर में सावित्री अपने पति और बच्चे के साथ खड़ी थी, लेकिन दूसरी तस्वीर चौंकाने वाली थी। उसमें सावित्री को रस्सियों से बांधकर किसी तहखाने में लाया जा रहा था। राघव की आंखें फटी रह गईं। तो ये सच है। सावित्री को जबरदस्ती यहां बंद किया गया था। अर्नव के हाथ कांपने लगे। उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री का साया दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, अब तुमने देख लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरे ही हस्ताक्षरों से हवेली वर्मा परिवार के नाम कर दी गई, जबकि मैंने कभी दस्तखत नहीं किए थे। ये सब तुम्हारे परदादा ने किया। अर्नव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मेरे परदादा ऐसा नहीं कर सकते। सावित्री की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। यकीन नहीं है तो उस तिजोरी में अभी और कागज है, उन्हें पढ़ो और खुद फैसला करो। अर्नव धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर अगला कागज निकालने ही वाला था कि तभी अचानक तहखाने की दीवार पर जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो कोई दरवाजा तोड़कर भीतर घुसने की कोशिश कर रहा हो। तहखाने की दीवार पर जोरदार धमाके लगातार गूंज रहे थे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। राघव डर के मारे कांप उठा। अर्नव, कोई है उधर? चल, भाग चलते हैं यहां से। लेकिन अर्नव की नजर अब भी तिजोरी में रखे कागजों पर थी। उसने जल्दी से दूसरा कागज उठाया। इस बार यह एक हस्तलिखित बयान था। उसमें साफ लिखा था, मैं सावित्री यह कसम खाकर कहती हूं कि मैंने हवेली किसी के नाम नहीं की। मुझसे जबरदस्ती ये सब कराया जा रहा है। अगर यह बयान किसी को मिले तो समझ लेना कि मेरी मौत एक हत्या होगी। कागज का आखिरी हिस्सा धुंधला था, लेकिन नीचे अजीब तरह से एक ही स्याही में दो अलग हस्ताक्षर थे, एक सावित्री के और उसके ठीक नीचे हरिशंकर वर्मा के। अर्नव की आंखें फैल गईं। मतलब परदादा ने सचमुच। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तहखाने की दीवार का एक हिस्सा अचानक फूट कर गिर गया। धूल और पत्थरों के बीच से एक काली सुरंग दिखाई दी। उस सुरंग से ठंडी हवा और अजीब सी बदबू आ रही थी। और फिर सुरंग से घसीटते पैरों की आवाज आने लगी। राघव चीख पड़ा, ये इंसान नहीं है। सुरंग से धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी का साया बाहर आया। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल और हाथ में टूटी हुई छड़ी। वह बड़बड़ाते हुए बोला, किसने मेरे तहखाने को छेड़ा? अर्नव और राघव दोनों जड़ हो गए, क्योंकि वह शक्ल हूबहू उनके घर में लगी परदादा हरिशंकर वर्मा की तस्वीर से मिल रही थी। राघव हकला कर बोला, ये कैसे मुमकिन है? तेरे परदादा तो बरसों पहले। बूढ़ा साया ठंडी हंसी हंस पड़ा, मौत मुझे नहीं ले जा सकी। जब तक ये हवेली और इसका रहस्य जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं। अर्नव और राघव सुन्न खड़े थे। तहखाने की अंधेरी सुरंग से निकला बूढ़ा साया अब बिल्कुल उनके सामने था। उसकी आंखों में गहरी लाल चमक थी। वह भारी आवाज में बोला, वर्मा परिवार का खून आखिरकार मेरे सामने आ ही गया। अर्नव कांपती आवाज में बोला, आप हरिशंकर वर्मा है, लेकिन आप 2 सालों पहले मर चुके थे। बूढ़ा साया जोर से हंसा, हाँ, मैं मर चुका था, लेकिन मेरे किए गुनाहों ने मुझे चैन से मरने नहीं दिया। ये हवेली, ये तहखाना सब मेरे अपराधों का गवाह है। राघव डरते डरते बोला, तो क्या सावित्री की मौत सचमुच आपने? बूढ़ा साया अचानक गुस्से से दहाड़ा, चुप रहो, उस औरत ने मुझे धोखा दिया था। वो हवेली अपने नाम रखना चाहती थी। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना पड़ा। इतना कहते ही दीवारों से फिर वही औरत की सिसकियां गूंजने लगी। सावित्री का साया भी सामने आ गया। अब तहखाने में आमना सामना था सावित्री की आत्मा और हरिशंकर वर्मा की आत्मा का। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज तेज थी, झूठ, तूने हवेली के लालच में मेरे दस्तखत जबरदस्ती कराए।
जब मैंने सच बताने की कोशिश की तो तूने मुझे इसी तहखाने में बंद कर मौत के हवाले कर दिया। अर्नव हिल गया। उसने कांपते हाथों से कागजात उठाकर पढ़े और बोला, ये सच है। ये सबूत बताते हैं कि सावित्री निर्दोष थी। और आपने बूढ़ा साया गुस्से से कांप उठा। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बोलने की? तुम मेरे वंशज हो और मेरे ही खून से बने हो। अचानक तहखाने की मशालें अपने आप जल उठी। आग की लौ में बूढ़े साई का चेहरा और भी डरावना हो गया। राघव चिल्लाया, अर्नव, अब देर हो जाएगी। ये आत्मा हमें मार डालेगी। लेकिन अर्नव डटा रहा, नहीं, अब सच सामने आना ही चाहिए, चाहे ये मेरी जान ले ले। बूढ़ा साया तेजी से अर्नव की ओर बढ़ा। उसके हाथों से धुएं की लपटें निकल रही थी और तभी सावित्री का साया अर्नव के सामने खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अर्नव, अगर सच में मेरी मदद करना चाहता है तो उस आखिरी दस्तावेज को ढूंढ जो इस तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में छिपा है। तहखाने की हवा और भारी होती जा रही थी। एक तरफ गुस्से में तमतमाया हरिशंकर वर्मा का साया, दूसरी तरफ आंसुओं से भरी लेकिन मजबूत सावित्री की आत्मा। अर्नव का दिल तेज धड़क रहा था। वह बोला, सावित्री का साया धीरे धीरे बोला, इस तहखाने का सबसे गहरा हिस्सा वहां एक और गुप्त दरवाजा है। उसके पीछे छिपा है सच। राघव घबराकर बोला, अर्नव, पागल हो गया है क्या? वहां जाना मतलब मौत को बुलाना है। लेकिन अर्नव ने ठान लिया था। उसने टॉर्च उठाई और गलियारे के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां अंधेरा और गहराता जा रहा था। चलते चलते वह और राघव एक कोने में पहुंचे। वहां पत्थरों से ढका एक छोटा सा दरवाजा था। उस पर जंग लगे ताले और ऊपर लाल रंग से लिखा था, सच कभी मत खोलना। राघव ने डरकर पीछे हटते हुए कहा, ये तो चेतावनी है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्नव ने जिद करते हुए चाबी ताले में डाल दी। ताला चरमड़ाकर खुला। दरवाजा धीरे धीरे खुला तो सामने एक और छोटा कमरा था। अंदर धूल और अंधेरे में कुछ बक्से रखे थे। अर्नव ने उनमें से एक बक्सा खोला। अंदर पुरानी फाइलें, मुहर लगे कागज और सबसे ऊपर एक खत रखा था। खत पर लिखा था, आखिरी गवाही। अर्नव ने उसे उठाया और जोर से पढ़ना शुरू किया। अगर ये खत किसी के हाथ लगे तो समझ लो कि मैं अपने आखिरी वक्त में सच लिख रहा हूं। रायगढ़ हवेली का असली मालिकाना हक सावित्री और उसकी बेटी का है। वर्मा परिवार ने धोखे से सब छीन लिया। मैं इस साजिश में मजबूरी से शामिल हुआ और अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर इंसाफ देना हो तो ये हवेली सावित्री की संतान को लौटाई जाए। खत के नीचे दस्तखत थे, राजेंद्र प्रताप सिंह, सावित्री के पति। अर्नव स्तब्ध रह गया। मतलब मेरे परिवार ने हवेली जबरन ली थी और सावित्री के पति ने अपनी जान देकर भी सच बचाया। तभी तहखाने में हरिशंकर वर्मा का साया गुस्से से दहाड़ा, नहीं, ये सब झूठ है। ये हवेली मेरी है, हमेशा मेरी रहेगी। और उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगी। पूरा तहखाना जलने जैसा लगने लगा। तहखाने में आग की लपेटें फैल रही थीं और हरिशंकर वर्मा का साया गुस्से में दहाड़ रहा था। सावित्री का साया अर्नव के सामने खड़ा होकर बोली, अर्नव, अब तुम्हें फैसला करना होगा। सच सामने लाना है या डर के मारे भाग जाओ। अर्नव ने गहरी सांस ली। मैं सच सामने लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। हरिशंकर वर्मा की आत्मा तेजी से अर्नव की तरफ बढ़ी। लपटें उसके चारों ओर मंडराने लगी। राघव डर के मारे चिल्लाया, भागो अर्नव, अब नहीं बचोगे। लेकिन अर्नव ने झुका नहीं। उसने दस्तावेज और खत को उठाया और जोर से पढ़ना शुरू किया। सावित्री और उसकी संतान का हक है। इस हवेली पर उनका अधिकार है। कोई भी इसे रोक नहीं सकता। जैसे ही शब्द खत्म हुए, एक तेज रोशनी फैल गई। हरिशंकर वर्मा का साया अचानक पीछे हट गया और गरजते हुए बोला, नहीं, ये असंभव है। सावित्री की आत्मा चमक उठी और तेजी से हवा में घूमते हुए बोली, सच हमेशा जीतता है। और अचानक आग की लपटें बुझ गईं। तहखाना शांत हो गया। हरिशंकर वर्मा का साया धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गया। राघव ने राहत की सांस ली। सचमुच ये खत्म हो गया? प्रणव ने दस्तावेज मजबूती से पकड़े हुए कहा, हाँ,
अब मैं इसे बाहर ले जाऊंगा और पूरी दुनिया को सच बताऊंगा। सावित्री और उसके परिवार को न्याय मिलेगा। सावित्री का साया धीरे धीरे मंद रोशनी में मुस्कराया। शुक्रिया अर्नव, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। और एक हल्की हवा के झोंके के साथ वो गायब हो गई। राघव बोला, ये सच में अद्भुत था। मैंने कभी इतनी डरावनी और रोमांचक चीज नहीं देखी। अर्नव ने बाहर निकलते हुए देखा कि हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि पुराने राज और न्याय का प्रतीक बन गई थी। लेकिन वह जानता था कि सच सामने लाने की उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अर्नव और राघव हवेली से बाहर निकले। सुबह की पहली रोशनी ने पुरानी हवेली की टूटी दीवारों और खिड़कियों को एक अजीब सी शांति में बदल दिया था। अर्नव ने दस्तावेज और खत सुरक्षित बैग में रख लिया। अब ये दुनिया को दिखाना होगा और सावित्री और उसके परिवार को न्याय दिलाना होगा। लेकिन तभी अर्नव ने ध्यान दिया कि हवेली के बाहर कुछ लोग खड़े थे। वे लोग स्थानीय प्रशासन के अधिकारी थे, जिनके पास कई सालों से हवेली के विवाद और जमीन का मामला लंबित था। अर्नव ने साहसिक कदम बढ़ाया। मैं आपके पास कुछ सबूत लेकर आया हूं। ये सब सावित्री और उसके परिवार का हक साबित करता है। अधिकारियों ने दस्तावेज पढ़े, उनकी आंखें खुली रह गई हैं। ये तो बिल्कुल वैध और असली दस्तावेज हैं। इस हवेली पर वर्मा परिवार का कोई अधिकार नहीं है। राघव चौंक गया। मतलब अब हवेली सावित्री और उसके परिवार को मिलेगी? अर्नव ने धीरे से कहा, हाँ, और अब पूरी साजिश सामने आएगी। मेरे परदादा के गुनाहों, सावित्री की मौत, सब उजागर होगा। लेकिन ये न्याय सिर्फ दस्तावेज से नहीं, बल्कि सच और हिम्मत से मिलेगा। अधिकारियों ने फाइलों और दस्तावेजों की पूरी जांच की। कुछ ही दिनों में कोर्ट ने फैसला सुनाया। हवेली का असली मालिकाना हक सावित्री की संतान को वापस कर दिया गया। अर्नव की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर राहत और संतोष भी था। राघव ने कहा, तुमने सच सामने लाकर न केवल हवेली को बचाया, बल्कि सावित्री की आत्मा को भी शांति दी। अर्नव ने बैग में रखे दस्तावेज को कसकर पकड़ लिया। हाँ, अब मैं जानता हूं कि कभी भी डर के आगे झुकना नहीं चाहिए। सच की जीत हमेशा होती है। अर्नव और राघव कोर्ट के फैसले की खुशखबरी के बाद हवेली में लौटे। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी पुरानी दीवारों और टूटी खिड़कियों में भी एक नई शांति छलक रही थी। अर्नव ने ध्यान दिया कि तहखाने के दरवाजे और तिजोरी अब वैसे ही खुले पड़े थे, जैसे कोई जानबूझकर सच उजागर करने की राह छोड़ गया हो। वह दस्तावेज और खत देखकर सोचने लगा, इतना बड़ा रहस्य और अब यह सच सामने आ गया। मेरे परदादा की गलतियां, सावित्री की पीड़ा, सब उजागर हो गया। राघव ने उत्सुक होकर पूछा, अर्नव, अब सावित्री की आत्मा को शांति मिली या नहीं? अर्नव मुस्कराया, हाँ, मैंने महसूस किया। जब तहखाने की आग और हरिशंकर की आत्मा खत्म हुई, तब से सावित्री का साया शांत और संतुलित लग रहा था। उसकी आत्मा अब कहीं भी भटक नहीं रही। वह हवेली के मुख्य हॉल में खड़ा हुआ। धीरे धीरे सूरज की रोशनी की किरणें टूटती हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अर्नव ने महसूस किया कि इस हवेली ने उसे केवल डर और रहस्य नहीं सिखाया, बल्कि साहस, न्याय और सच्चाई की शक्ति भी दिखाई। अचानक अर्नव के बैग में रखा आखिरी दस्तावेज हिल गया। उसने देखा कि दस्तावेज में एक और पन्ना छिपा हुआ था। एक नोट लिखा था, सच की खोज हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जो सच्चाई को अपनाता है वह अंधकार से उजाले तक पहुंचता है। सावित्री। अर्नव ने धीरे से पन्ना फाड़ा और महसूस किया कि यही आखिरी संदेश था, सच्चाई हमेशा जीतती है। अर्नव ने हवेली में सभी दस्तावेज और सबूत व्यवस्थित किए। उसने सोचा, अब मैं इस कहानी को दुनिया के सामने लाऊंगा। सावित्री और उसके परिवार का न्याय होना चाहिए। तभी उसे एहसास हुआ कि केवल दस्तावेज ही नहीं, बल्कि हवेली का हर कोना सच की गवाही दे रहा था। पुराने कमरे, तहखाने और बिखरे हुए कागज, सभी ने उसकी मदद की। राघव ने उत्सुक होकर पूछा, तो अब क्या होगा? क्या यह रहस्य पूरी तरह खत्म हो गया? अर्नव ने गंभीर होकर कहा, हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरे खत्म हो गए। हरिशंकर वर्मा का साया भले ही चला गया हो, लेकिन अब इस हवेली का असली इतिहास उजागर हो चुका है। सच का स्थान न करना हर किसी के लिए चुनौती होती है। अर्नव ने सोचा कि अब वह सावित्री की आत्मा की तरह सच की रक्षा करेगा। उसने फैसला किया कि हवेली को सुरक्षित कर दिया जाए और स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया जाए।
इससे न केवल जमीन का हक सुरक्षित होगा, बल्कि भविष्य में कोई भी इस पर अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। सावित्री का साया धीरे धीरे हवेली में घूमते हुए अर्नव के पास आया। उसने हल्की मुस्कान दी और बोली, शुक्रिया अर्नव, अब मुझे शांति मिली। सच सामने आया और न्याय हुआ, यही मेरी आखिरी इच्छा थी। अर्नव ने सिर झुकाकर कहा, अब से इस हवेली का इतिहास और तुम्हारी कहानी कभी नहीं भूली जाएगी। सच हमेशा जीवित रहेगा। सावित्री का साया हवा में घुलकर गायब हो गया और हवेली के अंदर शांति का माहौल फैल गया। सावित्री का साया हवेली से विदा हो गया और अर्नव अब पूरी तरह शांत महसूस कर रहा था। राघव ने देखा, तुम्हारे चेहरे पर अब डर नहीं है, सिर्फ संतोष है। अर्नव ने दस्तावेज और खत संभाले और बोला, अब मैं जानता हूं कि डर और रहस्य के बीच हमेशा सच की राह होती है। मेरे परिवार के पुराने गुनाह और सावित्री की पीड़ा उजागर हो गई। अब न्याय हुआ और हवेली का असली मालिकाना हक सही हाथों में है। कुछ दिन बाद अर्नव ने हवेली को प्रशासन को सौंप दिया। स्थानीय लोग और मीडिया ने भी इस रहस्य को कवर किया। सावित्री और उसके परिवार की कहानी सबके सामने आई और हरिशंकर वर्मा के पुराने अपराध उजागर हुए। हवेली अब केवल एक ऐतिहासिक धरोहर बन गई थी, जहां लोग रहस्य और साहस की कहानी सुनने आते थे। अर्नव ने महसूस किया कि यह अनुभव उसे हमेशा याद रहेगा। सच्चाई की तलाश में डर को हराना और न्याय के लिए लड़ना ही असली वीरता है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या अब तुम भी रहस्य की खोज बंद कर दोगे? अर्नव ने हल्की मुस्कान दी, शायद नहीं, दुनिया में और भी कई रहस्य हैं, लेकिन अब मैं जानता हूं कि सच्चाई और न्याय ही सबसे बड़ा रहस्य है, जिन्हें ढूंढना और उजागर करना असली साहस है। हवेली की खिड़कियों से सूरज की पहली किरणें चमक रही थीं। सच और न्याय की रोशनी ने पुराने अंधकार को पूरी तरह मिटा दिया। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन याद रखिए, हर रहस्य का सामना करने का साहस ही असली जीत है। The end.